नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए फोर्थ सेमेस्टर, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई। विषय है हमारा सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत है सामाजिक भूगोल के अध्ययन के उपागम, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल ज्योग्राफी। इसमें हमने पिछले दिनों सामाजिक भूगोल के उपागम के अंतर्गत पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम और ऐतिहासिक उपागम की चर्चा किया गया था। आज हम चौथा प्रकार के से आगे हम चर्चा करते रहेंगे। उसमें हमारा चौथा है व्यवहार परक या आचार परक उपागम, बिहेवियर अप्रोच। अप्रोच का मतलब है पहुँच। यहाँ पे देखा गया है कि व्यवहार परक उपागम भूगोल में प्रयुक्त एक नवीन उपागम है। 20वीं शताब्दी के अंतिम 2-3 दशक में मानव भूगोल में व्यवहार परक उपागम के बढ़ते प्रयोग से भौगोलिक विश्लेषणों में महत्वपूर्ण गुणात्मक सुधार हुआ है। व्यवहार परक विचारधारा या उपागम के आगमन से सामाजिक भूगोल में एक क्रांतिकारी तथा गुणात्मक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ है। व्यवहार परक उपागम में मानव व्यवहार या आचरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के विश्लेषण में मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुचि, आवश्यकता, व्यवहार आदि को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार किस प्रदेश के सामाजिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन में मनुष्यों की अभिरुचि, आवश्यकता, कार्यकुशलता, क्षमता, चेतना आदि मानसिक गुणों को पर्याप्त पहल प्रदान किया जाता है। पाश्चात्य देशों में जहां भौतिकवादी संस्कृति का बोलबाला है, आर्थिक समुन्नति तथा उच्च जीवन स्तर को कायम रखने के लिए वहां की जनता लघु परिवार तथा परिवार नियोजन की पक्षधर है, जिसके कारण परिवार नियोजन हेतु सरकारी प्रयास की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जहां एक और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित सभ्य समाज अधिकाधिक आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक वनों को काटकर एक प्रकार के उपयोगी वनों को बागान के रूप में लगाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर जनजाति तथा पूर्वी संस्कृति में आस्थावान समाज प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष से पूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य में आस्था रखता है और वनों की रक्षा करना चाहता है। इस प्रकार व्यवहार परक उपागम व्यक्ति या समाज के विशिष्ट दृष्टिकोण और अभिमत के अनुसार ही मानव पर्यावरण संबंधों के विश्लेषण का प्रयास करता है। 1951 में लेविन ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की व्याख्या की। उनके अनुसार उन समस्त तथ्यों का योग है जो किसी समय पर किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। व्यवहारिक पर्यावरण मनुष्य के अनुभव से संबंधित है, जो मानवीय प्रतिक्रियाओं को निर्धारित तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। प्रतिक्रिया को निर्धारित तथा निर्देशित करता है। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं में व्यवहार परक उपागम का प्रयोग बढ़ता गया और आज इसकी सामाजिक भूगोल जैसी शाखाओं में यह एक प्रमुख उपागम बन गया है। इस उपागम के अंतर्गत सामाजिक भूगोल के तथ्यों के अध्ययन में व्यवहारवादी संकल्पनाओं तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मानसिक प्रक्रिया का महत्व अधिक है। पांचवा हमारा आता है कल्याण परक उपागम, वेलफेयर अप्रोच। यह मानव भूगोल की एक नवीन उपागम है जो असमानताओं के प्रश्नों पर बल देता है। कल्याण परक उपागम की उत्पत्ति 1980वें दशक में हुई, जो 1970वें दशक में प्रचलित मात्रात्मक तथा मॉडल निर्माण के महत्व की क्रांतिकारी प्रतिक्रिया का परिणाम था। 1980 दशक में सामाजिक भूगोल में मानव कल्याण से संबंधित अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसके फलस्वरूप
कल्याणपरक उपागम का विकास हुआ। कल्याणपरक उपागम के अंतर्गत मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता तथा सामाजिक संगठन पर विचार किया जाता है। इसमें समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं के वितरण, उपयोग की दशा, उपयोगिता की मात्रा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पक्षों जैसे निर्धनता, अकाल, बीमारी, अपराध, सामाजिक भेद तथा सामाजिक सेवाओं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, मनोरंजन आदि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाता है। इस असमानता को दूर करने के लिए तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने संबंधी सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार कल्याणपरक उपागम सब जन हिताय और सब जन सुखाय की विचारधारा पर आधारित है, जो जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरे को क्षति पहुँचाए बिना ऊंचा उठाने और मानव जीवन को स्वस्थ तथा सुखमय बनाने पर बल देता है। कल्याणपरक उपागम के अंतर्गत तथाकथित विकास के संकुचित आर्थिक आधार से आगे बढ़कर जीवन गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों के पुनर्वितरण के लिए इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए जिससे समाज के दलित अथवा निर्धन व्यक्तियों का उत्थान उनके खर्च पर कराने की व्यवस्था हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अतः यह एक कल्याणकारी राज्य में कुछ संसाधनों को विकसित क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्रों को और अधिक संपन्न एवं संपन्न वर्ग से निर्धन तथा दलित वर्ग में वितरित कराकर सामान्य जनजीवन को उच्चतर बनाने का प्रयास किया जाता है। 1980वें दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता D.M. स्मिथ ने सामाजिक भूगोल की कल्याणकारी उपागम के प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या अपनी पुस्तकों तथा लेखों के माध्यम से किया, जिसका भौगोलिक अध्ययन विधा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में कल्याणपरक उपागम का मौलिक केंद्र बिंदु है कौन पाता है, क्या पाता है, कहाँ पाता है और कैसे पाता है। कौन, हु का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है किसी नगर, प्रदेश, देश, संपूर्ण विश्व में निवास करने वाली जनसंख्या जो प्रजाति, वर्ग या अन्य लक्षणों के आधार पर उपवर्गों में विभक्त होती है। क्या, व्हाट का अर्थ उन अच्छाइयों तथा बुराइयों से है जिनका उपयोग कोई जनसंख्या, वस्तु सेवाओं, पर्यावरणीय गुण, सामाजिक संबंधों आदि के रूप में होती है। कहाँ, वेयर, यह बताता है कि निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में भिन्नता पाई जाती है। कैसे, हाउ का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा पर्यवेक्षित भिन्नताएं उत्पन्न होती है। कल्याणपरक उपागम मूलतः साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है, जो सामाजिक और प्रादेशिक असमानता और असंतुलन का विरोधी है। सामाजिक भूगोल में कल्याणपरक उपागम का प्रयोग न्याय संगत, तार्किक तथा समयानुकूल है। हमारा छठवां उपागम आता है तंत्र उपागम, सिस्टम अप्रोच। तंत्र का अर्थ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि तंत्र क्या होता है। तंत्र अनेक तत्वों का एक सेट होता है जो परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। एक सेट के अंतर्गत प्रत्येक घटक इकाई एक दूसरे से संयुक्त होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है और परस्पर निर्भर होती है। अतः किसी एक घटक को दूसरे से पृथक कर नहीं देखा जा सकता। तत्व किसी तंत्र का
आधारभूत इकाई होता है, जिसका आकार प्रकार मापक के अनुसार परिवर्तनशील होता है। कोई वस्तु जो एक मापक पर तत्व होती है, वही अन्य मापक पर स्वयं में एक तंत्र हो सकती है। तंत्र की संरचना को समझने के लिए मानव शरीर का यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि मानव शरीर एक तंत्र है, जिसके भीतर अपने में पूर्ण कई उपतंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये सभी पूर्ण तंत्र हैं, किंतु ये मानव शरीर के अलग अलग तत्व हैं। तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण मानव भूगोल के पारिस्थितिकी उपागम का ही संशोधित नया रूप है। हार्वे के अनुसार तंत्र विश्लेषण भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण के लिए सुविधाजनक सूचकों को प्रदान करता है। इस उपागम की प्रकृति बहुचरी प्रकार की है, अतः किसी भी भौगोलिक तथ्य या समस्या की व्याख्या पृथक रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह किसी तंत्र का मात्र एक अंग होता है, जो तंत्र के अन्य अंगों से संबंध नहीं होता। अतः तंत्र उपागम के अंतर्गत किसी तंत्र के तत्व के विश्लेषण पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि संपूर्ण संरचना और उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या पर बल दिया जाता है। भूगोलवेत्ता तंत्र का अध्ययन किसी न किसी रूप में बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, किंतु साधनों तथा उपकरणों की कमी के कारण इसकी उपायदेता अधिकतर सैद्धांतिक स्तर तक ही सीमित थी। 1970 के पश्चात तंत्र उपागम के व्यवहारिक महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने तंत्र संकल्पना का उपयोग करके नवीन सैद्धांतिक मॉडलों का भी विकास करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में मानव तथा सामाजिक भूगोल में क्षेत्रीय संगठन की संकल्पना के प्रयोग को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक भूगोल में तंत्र उपागम की उपयोगिता तथा प्रयोग के कई कारण हैं। पहले किसी भी सामाजिक अध्ययन में चरों की संख्या कम या सीमित होती थी और उसकी अंतरक्रिया भी अपेक्षाकृत कम जटिल होती थी, जिसके कारण तथ्यों के विश्लेषण और निष्कर्ष चलाने में अधिक कठिनाई नहीं होती थी। सामाजिक भूगोल में तंत्र उपागम के प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ भी आई हैं, जिनमें से हमारा प्रमुख है, पहला है तंत्र के घटकों की पहचान करना, तंत्र के आंतरिक और बाह्य व्यवहार को समझना, तीसरा है तंत्र की सीमाओं का निर्धारण, चौथा है तंत्र के बाहर उसके पर्यावरण के सीमांकन तथा तंत्र पर उसके प्रभाव की माप करना, तंत्र की अवस्था अथवा ज्ञात करना, तंत्र की मापदंड का यथोचित निर्धारण आदि। तो इस तरह से ये हमारे सभी प्रमुख कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। सामाजिक उपागम में तंत्र उपागम के प्रयोग में अवरोध कारणों में दो अधिक प्रमुख कारण हैं। यहाँ पे देखा गया है कि अवरोध भी यहाँ पे देखा गया है। पहला हमारा है तंत्र विश्लेषण की प्रक्रिया का जटिल होना, दूसरा है भूगोलवेत्ताओं में गणितीय आधार की कमी। दूसरा आगे है, भविष्य में इन अवरोधकों के समाप्त हो जाने पर जटिल प्रक्रियाओं तथा संबंधों को समझने में तंत्र विश्लेषण का प्रचलन व्यापक स्तर पर होने लगा और वह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस तरह से हमारे भूगोल के अध्ययन का उपागम यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।